जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर लेके एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट शो है हमारी कम्युनिटी के लिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसे सुनना और समझना। जी हाँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आरपीडी बिल के ऊपर, जो संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद के दोनों सदनों में पेश की गई है। हम इस रिपोर्ट के बारे में समझेंगे, क्या ये रिपोर्ट पॉजिटिव है, इसमें क्या कुछ नेगेटिव है, इनमें क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और कहां पर स्थायी समिति ने चुप्पी साधी है। इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे और इस बिल को हम समझेंगे और अपने गेस्ट से सुनेंगे उनके क्या एनालिसिस है, उनकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस जो रिपोर्ट आई है इसके ऊपर। बहरहाल, हमारे साथ इस शो में शामिल हो रहे हैं मिस्टर प्रसन्न कुमार पिंचा जी, जो कि फॉर्मर सीसीपीडी हैं, यानी चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। सर, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान के प्रोग्राम बदलता दौर में। जी नमस्कार, सभी श्रोताओं से मेरा नमस्कार दानिश जी। जी, तो सर, आपका आपने अपना कीमती समय निकाला और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, तो हम उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से हमारे लिसनर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी हाँ सर, तो अब हम चाहेंगे कि आप जो आरपीडी बिल को लेकर रिपोर्ट टेबल की गई है राज्यसभा और लोकसभा में, आप उस पर अपने इनिशियल व्यूज दें। जी दानिश, आपने सही तरीके से चर्चा का प्रारंभ किया है। मैं समझता हूं कि चर्चा के मूल विषय पे जाने से पहले 3-4 बातें समझ लेना आवश्यक है। जी। और उन 3-4 बातों में सबसे पहली बात यह है कि संसदीय स्थायी समिति जो विकलांग व्यक्ति के सशक्तिकरण विभाग से संबंधित है, या सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय से संबंधित जो स्थायी समिति है संसद की, उस समिति ने एक अच्छा प्रयास किया है। इस रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि उनके इरादे बहुत नेक हैं और बहुत अच्छा प्रयास किया है कि इस जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज बिल है, जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित विधेयक जो राज्यसभा में लंबित है, उसका अध्ययन करके उसके बारे में अपनी कुछ सिफारिशें दी हैं और ये एक अच्छा प्रयास है। तो मैं संसदीय स्थायी समिति को इस बात के लिए बधाई देता हूँ। जो दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ वो ये है कि अभी हाल ही में मैंने इस रिपोर्ट की ई टेक्स्ट को बहुत जल्दबाजी में पढ़ा है और मैंने एक संगठन से आग्रह किया है कि वो मुझे उसकी एक ब्रेल कॉपी, एक ब्रेल प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं, जो कि वो कराएंगे। तो अभी की जो हमारी चर्चा होगी वो मेरी जो एक हरीड रीडिंग है, ई टेक्स्ट की रीडिंग है, उस पे ऊपर आधारित है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम मोटी मोटी बातों पर चर्चा इसमें कर सकते हैं। जो तीसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा दानिश, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मुझे अभी हाल ही में किसी ने एक ईमेल फॉरवर्ड किया और मुझे उस ईमेल को पढ़ करके ऐसा लगा कि कुछ समूह ऐसे हैं जो अभी से यश की होड़ और प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं कि देखो, एक कोई है ऑल इंडिया डिसेबिलिटी अलायंस, वो कह रहा है हमारे सारे सजेशन मान लिए, कमेटी ने सारे रिकमेंडेशन मान लिए। मुझे नहीं लगता है कि ये एकदम सही चित्र है कि सारे समिति ने सभी संबद्ध पक्षों को सुना है और सबको सुन करके अपनी बात समिति ने अपने विजडम में उनको जो समझ में आई वो बातें समिति ने रखी हैं। जी। इसमें हमें अभी कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम विकलांग व्यक्तियों के लिए एक अच्छे से अच्छा कानून ला सकें। और अगर यश की प्रतिस्पर्धा की होड़ करनी है तो उसके लिए बाद में कर लेना, जब कानून आ जाए। अभी तो हमको यही कोशिश करनी है, ठीक है। सो बिफोर आई गेट इनटू द सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन, I would like to make a few points, and the first of these few points that I would like to make is that
The Parliamentary Standing Committee attached to the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, has made a good effort, and I must congratulate and compliment the committee for coming up with, a report. Now, of course, I must also say that the committee could have received better guidance from the officials, which probably it did not receive, and that is something which is evident to me when I read the report. मुझे लगता है रिपोर्ट को पढ़ने से कि समिति को उनके अधिकारियों से और अच्छा मार्गदर्शन मिलना चाहिए था, जो शायद नहीं मिला कहीं कहीं, ऐसा मुझे लगता है. The second point that I would like to make is that lately I just took a very quick and cursory look at the e-text of the report of the Parliamentary Standing Committee, and I have requested an organization to make available to me a Braille version of the report so that I can read it more intimately. But for now, I think for today's discussion, my reading of the e-text is sufficient, and I think we can discuss that. The third point that I was making when I was speaking in Hindi is that lately somebody has forwarded an email to me which says that some Disability Alliance claims that all its suggestions and recommendations have been, almost all of its suggestions and recommendations have been accepted. Now, my point is that instead of trying to reap a rich harvest of fame, and instead of resorting to fame hunting, instead of squandering our energies on this, this is a time when we need to focus on ensuring as to how best we can get a good legislation for ourselves. I do not think that all the suggestions of that group have been accepted. This is not true. What the committee must have done is that it must have heard all the stakeholders, and then in its wisdom must have come with a set of recommendations. So these are some of the points that and another point that I would like to make here is that this report has certain very positive features and very positive recommendations. It has certain recommendations which are very disturbing, and then it has certain silences and certain contradictions which are both disturbing and confusing. अब मैं इस बात को हिंदी में भी कहूँ, एक मिनट की इस रिपोर्ट में एक पॉइंट मैंने हिंदी में कहा नहीं था, जो छूट गया था, वो ये था कि इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी सिफारिशें हैं दानिश जो बहुत सकारात्मक है, कुछ सिफारिशें ऐसी है जिनको पढ़ने से चिंता होती है और आदमी डिस्टर्ब फील करता है, कुछ सिफारिशें ऐसी है जिसमें विरोधाभास है, और कुछ खामोशियां ऐसी हैं जो कि फिर से चिंता पैदा करती हैं. तो मैं समझता हूं कि इन चारों पांचों पहलुओं का जिक्र हम हमारी इस चर्चा में करने का एक एग्जैक्टली बिल्कुल, हम बिल्कुल करेंगे. जी पिंचा सर, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई. 4 पहलू आपने हमें बताए: सकारात्मकता, नकारात्मकता, विरोधाभास और संसदीय समिति की, जी बिल्कुल, कंफ्यूजन, उनकी चुप्पी, कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों पर उनकी चुप्पी. तो सबसे पहले क्यों ना पॉजिटिवनेस से ही स्टार्ट किया जाए, और क्या सकारात्मक चीजें हैं, क्या पॉजिटिव चीजें हैं इस बिल में जो हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट करने वाली है, बहुत हेल्पफुल होने वाली है इन फ्यूचर. बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले हम इसकी जो है उस पे सबसे पहले आते हैं. ठीक है जी जी. जो सकारात्मक पहले, so I will first take up for treatment. I would first make an effort to highlight some of the very positive aspects of the recommendations that have been made by this committee. Now, the first of these positive points which I would like to highlight is that the committee has stated, and has stated with all the emphasis at its command, that the bill must define discrimination on the basis of disability, which is missing from the bill. तो समिति ने ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि विकलांगता के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको
उसको आपको बिल के अंदर परिभाषित करना ही होगा। ये बहुत जोर देकर समिति ने कहा, और समिति ने इनफैक्ट आश्चर्य व्यक्त किया है कि इस बिल में विकलांगता के आधार पर भेदभाव को परिभाषित नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश है, और इसके लिए हमें कमेटी को बधाई देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत दूरगामी प्रभाव होंगे दानिश। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। और या क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 15, 16, 17 में मिसिंग है ये चीजें, और ये बहुत बड़ा पॉइंट होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आर्टिकल 15 और 16 में जो प्रोहिबिटेड ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिए गए हैं, उसमें डिसेबिलिटी को एक्सप्लिसिटली इंक्लूड नहीं किया गया है, और इसीलिए हम सभी विकलांग व्यक्ति इस बात की बहुत समय से मांग करते आए हैं कि इसमें डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया जाए। Exactly. तो इस संदर्भ में भी तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। इस संदर्भ में भी ये जो समिति की सिफारिश है कि विकलांगता के आधार पर भेदभाव से आप क्या समझते हैं, इसको अच्छे से परिभाषित करिए। ठीक है जी। अब जो दूसरे सकारात्मक पॉइंट पे आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको समझने की बहुत आवश्यकता है। आई एम कमिंग टू द सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट और पॉजिटिव रिकमेंडेशन, और वो ये है कि अभी आप अगर इस बिल की उपधारा 3, धारा 3 की उपधारा 3 को देखें, तो उसको मैं अगर साधारण भाषा में बताता हूं, उसको पढ़ने से आपको ऐसा लगता है कि आपके खिलाफ विकलांगता के आधार पर भेदभाव हो सकता है यदि वो जो भेदभाव वाला कृत्य है वो किसी वैध उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया। अब ये बहुत खतरनाक व्यवस्था प्रावधान है उसमें। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में बताइए आप। बिल्कुल एग्जैक्टली। Yeah. So now, you see, the committee has made a very important recommendation with regard to subsection 3 of section 3 of the bill. And that recommendation will have far-reaching impact if it is accepted and acted upon by the government and the parliament. And that recommendation, and because as of now, the existing provision in subsection 3 of section 3 of the Rights of Persons with Disabilities Bill says that no person with a disability shall be discriminated against unless it is shown that the impugned act or omission is appropriate to achieve a legitimate end. Now the question, this is a very dangerous kind of a provision which exists in the law, or the Parliamentary Standing Committee has categorically said कि इसको अगर रखेंगे, if you retain this provision, that it will infringe on the fundamental rights of persons with disabilities, कि विकलांग व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों पे इसका असर होगा, प्रतिकूल असर होगा। और इसलिए समिति ने सरकार से और संसद से ये सिफारिश की है कि इस क्लॉज को आप जो यूएन कन्वेंशन की स्पिरिट के मुताबिक उसको रिकास्ट करिए, यानी फिर से इसको ड्राफ्ट करिए, इसको अलग से फिर से ड्राफ्ट करिए। जैसे कि उन्होंने ऊपर ये कहा था पहले कि जो विकलांगता के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसकी परिभाषा को भी आप यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज में जो डेफिनेशन है उसके तर्ज पर आप उसको बनाइए। उसी लहजे में समिति ने कहा है कि कोई भी, क्योंकि वैध उद्देश्य क्या है, ये तो आप किसी उद्देश्य को वैध समझ सकते हैं, मैं किसी उद्देश्य को, मेरे हिसाब से वो वैध नहीं भी हो सकता है। एग्जैक्टली सर, मैं रिक्वेस्ट करूं आपसे, एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल के साथ अगर इसको आप समझा दें तो लिसनर्स के लिए बहुत फायदा होगा। जी समझाता हूं। सरकार ने ये कहा कि ये जो अभी की जो स्थिति है इसको रखना इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए कि अब रास्ते में, ट्रैफिक में सुरक्षा बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। तो इस सुरक्षा बनाए रखने के लिए अगर हम ये कहते हैं हम किसी ब्लाइंड को या किसी को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देंगे, तो ये तो उद्देश्य हमारा है सुरक्षा बनाए रखना। तो इस उद्देश्य के लिए ये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देना तो वैध है, तो ऐसा भेदभाव तो अलाउ करना चाहिए। लेकिन ये गलत है थिंकिंग। इसलिए गलत है कि ये जो एक वर्गीकरण है
कि आप ड्राइविंग लाइसेंस ब्लाइंड को नहीं देंगे, ये वर्गीकरण, इस वर्गीकरण से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी रूलिंग इस तरह का है कि अगर वाजिब या अगर वर्गीकरण आपने किया है, अगर रैशनल क्लासिफिकेशन किया तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी रूलिंग है। तो आप ये सब लॉजिक क्यों दे रहे हैं? ये सब असल में लॉजिक देने को दे रहे हैं, लेकिन असल में क्या होगा कि ये जो अगर प्रावधान रहेगा कि वैध उद्देश्य के लिए आप भेदभाव कर सकते हैं, तो सरकारी अफसर जो है वो व्यक्तियों के खिलाफ बहुत सी चीजों में भेदभाव करेंगे, इसका सहारा लेकर, इस प्रोविजन का सहारा लेकर। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसलिए संसदीय समिति ने ये बहुत बड़ा काम किया है। संसदीय समिति ने कहा नहीं, आपको इसे रिकास्ट करना पड़ेगा, इसे फिर से ड्राफ्ट करना पड़ेगा, ये गलत है। इससे विकलांग व्यक्तियों का जो इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ, वो जो मौलिक अधिकार है, उससे उस इंफ्रिंजमेंट हो सकता है, उसमें हस्तक्षेप हो सकता है, ये बात कही है। तो एग्जैक्टली ये बहुत है। और मैं भी थोड़ा सा बता दूं, जैसे इससे एक और भी पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग के लोग कह सकते हैं कि इनको एटीएम नहीं देना, पैसा चोरी हो सकता है, तो ये बहुत सारी बातें इसमें आ जाती हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। हाँ, और यहाँ दानिश एक बात बताओ कि अगर मेरा अकाउंट है, मेरा पैसा चोरी होगा, इसकी चिंता मुझे अधिक है कि बैंक को अधिक? एग्जैक्टली तो है ना। तो ये चीज है। तो ये एक बहुत अच्छा सकारात्मक सुझाव, सकारात्मक सिफारिश सरकार ही ये है। जो तीसरी जो सरकार की जो संसदीय स्थायी समिति की जो अच्छी सिफारिश है, अभी हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो जो तीसरी चीज है वो ये है कि जो बैरियर्स यानी बाधाओं की जो परिभाषा इस विधेयक में है, समिति ने कहा है कि इसको और अच्छा बनाइए, इसमें दृष्टिकोण संबंधी बाधाएं और मनोवैज्ञानिक बाधाओं को भी शामिल करिए। अब सरकार ने इनको कहा समिति को कि साहब ये करने से आप दृष्टिकोण संबंधी बाधाओं को कैसे नापेंगे, कैसे मेजर करेंगे, उसका मेजरमेंट कैसे होगा, ये तो होता नहीं है। तो समिति ने कहा कि नहीं, सभी चीजों का मेजरमेंट नहीं होता है, लेकिन दृष्टिकोण संबंधी बाधा एक बहुत महत्वपूर्ण बाधा है। मनोवैज्ञानिक बाधा भी एक बाधा है, तो इसको आपको इसमें इंक्लूड करना होगा। ऐसी एक रिकमेंडेशन इन्होंने की है, जो कि मेरे विचार में अच्छी रिकमेंडेशन है। अच्छा, एक जो बहुत महत्वपूर्ण दानिश, बहुत ही सकारात्मक एक इसमें सिफारिश समिति ने की है, वो ये है, सुनिए आप ध्यान से, कि I think the third positive point that I was saying is that actually the committee has categorically recommended that the definition of barriers should be modified in a manner that it also includes attitudinal and psychological barriers. अब एक और जो another very important and very positive recommendation which the committee has made is that all persons with disabilities will have to be provided with free food, shelter, clothing and health care regardless of poverty line and income ceiling. आपकी इनकम चाहे कुछ भी हो, आपकी चाहे आप गरीबी की रेखा के नीचे हो या ऊपर हो, आपकी आमदनी कुछ भी हो, सरकार के लिए ये लाजमी होगा, अगर ये रिकमेंडेशन मान ली जाती है तो, और अगर ये इस तरह से आता है तो सरकार के लिए ये लाजमी होगा कि वो हर विकलांग व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध कराए। ये बहुत बड़ी रिकमेंडेशन, ठीक है ना। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए या सभी के लिए? नहीं, सभी के लिए है ये जी, ठीक है। ओके। और एक जो और महत्वपूर्ण और बहुत सकारात्मक सिफारिश समिति ने की है, जिसका दूरगामी असर होगा, वो ये है कि स्कूल के पाठ्यक्रम में, करिकुलम में, केवल यूनिवर्सिटी में ही नहीं, स्कूल के पाठ्यक्रम में भी disability related matters should also be included. Disability related information should also be included. Disability discourse, not just in the disability discourse, in the university, not only in the disability, not only in the university syllabus, but also in the school syllabus. ठीक है। और अब एक और जो सकारात्मक इसमें बात आई है,
वो है कि आप जो रीजनेबल एकोमोडेशन जिसको कहते हैं, उस रीजनेबल एकोमोडेशन के डेफिनेशन में आप ये जो है ना कि रीजनेबल एकोमोडेशन हर सरकार को करना पड़ेगा, अगर तो वो सरकार की तिजोरी पर बहुत ज्यादा बर्डन मतलब नहीं देती है, तो उस हद तक उसको वो रीजनेबल एकोमोडेशन करना होगा। ऐसा अभी के बिल में है, लेकिन समिति ने कहा है कि दिस प्रोविजन कैन बी मिसयूज्ड इन द सेंस कि गवर्नमेंट में से वी डोंट हैव रिसोर्सेज, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम रीजनेबल एकोमोडेशन इतना ही कर सकते हैं और नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए समिति ने ये कहा है कि आप ये जो डिस्प्रोपोर्शनेट बर्डन, फाइनेंशियल डिस्प्रोपोर्शनेट बर्डन वाली जो बात है उसको हटा दीजिए कि आपको रीजनेबल एकोमोडेशन करना पड़ेगा, इतना ही रखिए। या फिर आप इसको ऐसे रखिए, समिति ने कहा है कि आपके पास जितने संसाधन उपलब्ध हैं उसका मैक्सिमम हद तक आप रीजनेबल एकोमोडेशन करेंगे। एक्चुअली द कमिटी हैज रिकमेंडेड दैट the expression reasonable the disproportionate burden should be deleted from the statute, or alternatively the committee should insert the phrase quote unquote up to the maximum of its available resources. That is a very important हाँ, तो ये कुछ आपके सकारात्मक जो चीजें हैं उनके मैंने उदाहरण। सर इसमें एक और पॉइंट था, एक प्राइवेट सेक्टर में एस्टेब्लिशमेंट का एक सकारात्मकता काफी लोग कह रहे हैं। हाँ, वो छूट गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निजी क्षेत्र में इन द प्राइवेट अब क्या होगा कि जैसे आप एस्टेब्लिशमेंट जो शब्द है इसकी परिभाषा में बहुत अच्छा, दानिश, आई मस्ट थैंक यू फॉर रेजिंग इट, एक्चुअली स्लिप्ड आउट ऑफ माय माइंड। यू हैव रेज्ड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव रिकमेंडेशन दैट अब प्राइवेट सेक्टर विल आल्सो कम विद इन द एम्बिट ऑफ दिस बिल। तो कि अगर ये इफ दिस रिकमेंडेशन इज एक्सेप्टेड बाय द पार्लियामेंट, अब इसमें ये है कि जो अब आपके एस्टैब्लिशमेंट के डेफिनेशन में प्राइवेट सेक्टर को अगर ले लेंगे तो जो नौकरियों में जो आरक्षण है वो 5% हर एस्टैब्लिशमेंट में होगा। तो एस्टैब्लिशमेंट में फिर होने से अगर वो गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट वहां शब्द नहीं है, थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर वो केवल है कि इन एवरी एस्टैब्लिशमेंट, अगर इन एवरी एस्टैब्लिशमेंट है और एस्टैब्लिशमेंट के डेफिनेशन में अगर प्राइवेट सेक्टर आता है तो वो नौकरियों में आरक्षण आपको प्राइवेट सेक्टर में भी फिर प्राप्त होगा। अगर वो चेक करना पड़ेगा कि वहां जो रिजर्वेशन सेक्शन 33 में वेदर इट इज देयर इन एवरी गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट, अगर गवर्नमेंट शब्द नहीं है और केवल इन एवरी एस्टैब्लिशमेंट है तो फिर तो बात ही है कि आपको प्राइवेट सेक्टर इसमें आ जाएगा इसमें, क्योंकि प्राइवेट अगर इसको रिकमेंडेशन को सरकार और संसद अगर मान लेती है। exactly. तो ये बहुत आपने अच्छी बात कही। तो ये काफी बातें सर आपने जी, तो इससे पहले कि नकारात्मक में पहुंचे, इससे पहले मैं लिसनर्स को एलैबोरेट कर दूं कि ये जो हमने बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आसान वे में इंग्लिश और हिंदी में पिंचा सर ने हमें एक्सप्लेन किया है, मुझे लगता है कि ये इससे आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी कि एक्चुअली आरपीडी बिल, क्यों काफी लोग जूझ रहे थे, काफी लोगों के मुझे फोन आए कि ये बिल होते क्या है, इनकी जो सेशंस होते हैं उनको कैसे समझना है। तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया वे से आपको समझने को नहीं मिलेगा। तो सर अब हम आगे बढ़ते हैं नकारात्मक पॉइंट्स की ओर, जो हमें चिंतित कर देने वाले पॉइंट है, सम ऑफ द पॉइंट्स which are really disturbing us. So I want you to highlight those points and give us a complete description about those points. Okay. Now the first of the disturbing features that I would like to highlight is the committee's recommendation about the changing the title and the caption of the bill. अब इसमें समिति ने कहा है कि इस बिल के नाम राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज बिल मत रखो। द कमिटी सेज द नेम शुड बी राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिफरेंट एबिलिटीज, या राइट्स ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, या राइट्स ऑफ पर्सन्स विद स्पेशल एबिलिटीज, ये नाम रखो।
अब इसमें कमिटी ने जो लॉजिक दिया है इसके सपोर्ट में, वो ये दिया है कि ये जो कानून बनने जा रहा है ये विकलांगों के सशक्तिकरण के लिए बन रहा है, और ये जो डिसेबिलिटी शब्द कमिटी के अनुसार ये एक अपमानजनक डेरोगेटरी शब्द है, इसलिए इसको बदलना चाहिए। और कमिटी ने कहा कि सभी स्टेक होल्डर्स, मुझे आश्चर्य है कमिटी ने ये कैसे कहा है कि सभी स्टेक होल्डर्स इस बात से इसमें आम राय है इस बारे में, ऐसा समिति ने कहा है। Now what they actually, let me also kind of reproduce this in English. The committee has expressed the opinion that this bill should be renamed as persons with different abilities, or as rights of persons with rights of differently abled persons, or rights of persons with special abilities, because according to the committee, the expression disabilities is derogatory, and that this piece of legislation is intended to empower persons with disabilities and not to cast aspersions on their abilities. अब इसमें इस रिकमेंडेशन के पीछे कमेटी के इरादे तो नेक हैं, लेकिन कमेटी की सोच गलत है। वो सोच इसलिए गलत है क्योंकि कमेटी अभी की जो वर्तमान की अवधारणाएं हैं डिसेबिलिटी को लेकर, जो डिसेबिलिटी का नैरेटिव है, उससे कमेटी को ना तो कमेटी वाकिफ है और ना ही उस कमेटी को जिन लोगों ने गाइड किया होगा उन लोगों को पता होगा। तो सरकार को जब समिति ने ये बात कही तो सरकार ने ओपिनियन दिया कि नहीं, मैं इस मामले में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं सरकार से सहमत हूं। सरकार ने कहा नहीं, इसका नाम यही रहना चाहिए, क्योंकि यूएन कन्वेंशन में जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो विकलांगों के अधिकारों से संबंधित संधि पत्र गृहीत हुआ है, जिसको हमारे देश ने भी अनुमोदन जिसका किया है, उसमें भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कहा गया है। ठीक है, और इसलिए और ये कोई डेरोगेटरी शब्द नहीं है। अब मेरा यहाँ कहना है, मैं आपने ध्यान दिया होगा दानिश, जब मैं मुख्य आयुक्त था तो मैंने सभी सरकारों को लिखा भी था, और मैं हमेशा अपने जो डिस्कोर्सेज होते थे, मेरे जो व्याख्यान होते थे, उसमें मैं जगह जगह पर कहता था कि ये जो डिफरेंटली एबल्ड है ये बड़ा पेट्रोनाइजिंग शब्द है। पेट्रोनाइजिंग शब्द है, मतलब बहुत ही पृष्ठ पोषण करने वाला शब्द है। ये डेरोगेटरी, ये जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज डेरोगेटरी नहीं है, क्योंकि डिसेबिलिटी जो है वो इनेबिलिटी का पर्याय नहीं है। डिसेबिलिटी इज नॉट सिनोनिमस विद इनेबिलिटी। ठीक है, exactly. It is, I often say that it is outrageously erroneous and obscenely ridiculous to equate one's disability with one's overall inability. तो अब क्या है कि when you describe me as a differently abled person, the message that I am getting is that I am not one amongst you, that I am different. जब आप मुझे differently अलग तरीके से सक्षम बोल के मुझे कहते हो, तो मुझे ये लगता है कि मैं अलग हूँ आप सभी बाकी के समाज से, बाकी के समाज के इसका हिस्सा नहीं हूँ, ऐसा एक संदेश मुझे विकलांग व्यक्ति के रूप में मिलता है। लेकिन सर तो मुझे जी, वैसे तो सभी अनूठे हैं अपने आप में, सभी यूनिक हैं, वैसे तो सभी डिफरेंट है, चाहे विकलांग हो चाहे गैर विकलांग हो, सभी अनूठे हैं। तो खाली मुझे या मुझ जैसों को ही डिफरेंटली एबल्ड या डिफरेंटली डिसेबल्ड क्यों कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि आपको डिफरेंटली एबल्ड कहने का क्या हक है भाई? तो आप मुझे दिखा सकते हो कोई दो आदमी जो सिमिलरली या यूनिफॉर्मली एबल्ड हो सभी इन ऑल रेस्पेक्ट्स? कैन यू शो मी एनी टू लिविंग एंटिटीज अंडर द सन which are either uniformly abled or uniformly disabled in all respects? तो इसलिए सबसे, और आपको तो इक्वालिटी की बात करना चाहिए, लेकिन आप तो डिफरेंशियलिटी का डायमेंशन जो है, अलग होने का जो पहलू है, उस पर ज्यादा आप हार्प कर रहे हैं, which is not right। तो इसलिए जब मुझे कई लोग पूछते हैं तो फिर हम आपको सर कैसे डिस्क्राइब करें, तो मैं कहता हूं कि जहां कहीं भी आवश्यक और प्रासंगिक हो, wherever necessary and relevant, आप मुझे, यू कैन डिस्क्राइब मी एज ए पर्सन विद ब्लाइंडनेस, एज ए पर्सन विद डिसेबिलिटी और एज ए ब्लाइंड जेंटलमैन। उसमें कोई डिग्निटी का हनन नहीं होता है। जब आप किसी को कहते हैं कि ये श्याम वर्ण व्यक्ति है, डार्क कम्प्लेक्शन है या कोई फेयर कम्प्लेक्शन है, उसमें कोई गलत नहीं है। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन समबडी बीइंग डिस्क्राइब्ड एज ए ब्लाइंड जेंटलमैन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन स्टेटिंग द फैक्ट। उसमें कोई गलत चीज नहीं। तो इसलिए हमें ये पैट्रोनाइजिंग तरीके की टाइटल नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो समिति की रिकमेंडेशन है, इरादा नेक है लेकिन सोच गलत है। और ये समिति की बात नहीं है सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत
मैं आपको बिल्कुल बधाई देता हूं कि जिस तरह आपने इस बात को समझाया है, क्योंकि जहां पर अगर समिति ने कहा है कि किसी स्टेक होल्डर को नहीं है, मैंने बहुत सारे सर लोग देखे हैं जो काफी एजुकेटेड हैं और दे यूज टू यूज दिस फ्रेज, और दे वो लोगों को मना करते हैं कि आप डोंट यूज दिस डिसेबल वर्ड, नाउ यू स्टार्ट यूजिंग डिफरेंटली एबल्ड। और कहीं ना कहीं एक ये भी, और हमारी कम्युनिटी में ही है वो, और कहीं ना कहीं वो ये भी शो करना चाहते हैं कि जो इंग्लिश चेंज हो गई है, हमें अच्छी इंग्लिश आती है, तो उसके कारण भी ये फ्रेजेस न्यू न्यू आती हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ समबडी इज कॉलिंग अस ब्लाइंड जेंटलमैन और पर्सन विद डिसेबिलिटी, सो आई थोरली एग्री विद यू। जी सर, अगली हम नकारात्मक। एक मिनट दानिश, इसमें आपने बहुत अच्छी बात कही है। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि आप जब मुझे डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं तो असल में क्या होता है, ये आप मुझे मतलब आप ये दिखा रहे हैं एक्चुअली कि तुम मुझसे इंफीरियर हो, है, लेकिन मैं इतना महान हूं कि मैं तुमको फिर भी एबल्ड कह रहा हूं, डिफरेंटली एबल्ड। ठीक है, ये जो पेट्रोनाइजिंग वे है, ये बहुत गलत है, और ये हमने पाश्चात्य देशों से आमदनीकृत ये एक्सप्रेशन है। दिस इज एन एक्सप्रेशन विच वी हैव इंपोर्टेड फ्रॉम द वेस्ट, exactly. and sometimes unfortunately we import waste from the west. Exactly. हम कई बार waste WASTE इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम द वेस्ट, WEST। एग्जैक्टली सर। जी सर, आगे हम कुछ इन खामियां की बात करें, नकारात्मकता की। जी बिल्कुल। दूसरी है, अब देखिए, दूसरी जो नकारात्मक बात मुझे लगी, मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे पता नहीं कि दूसरे लोगों के क्या विचार हैं। देखिए, इसमें एक जगह कहा है कि ब्लड कैंसर को, किडनी फेलियर को और डायबिटीज टाइप 1 को भी आप डिसेबिलिटी में शामिल करिए। अब आप डिसेबिलिटी को मतलब इसका मतलब ये होगा कि डिसेबिलिटी और बीमार आदमी, बीमारी से जोड़ते हैं कि बीमार है, डिसेबल्ड आदमी। तो मैं उस दिन एक बहुत ही वरिष्ठ हमारे मित्र है मिस्टर JL कॉल, उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि सर फिर तो आप और मैं, हम तो स्थायी रूप से बीमारी हो गए। This is, you know what the recommendation that blood cancer, diabetes type 1 and kidney failure should also be included within the fold of disabilities is ridiculous to my mind, because it is an effort to equate disability with illness or ailment or sickness। और हो सकता है कुछ वर्षों बाद कोई कहे कि बुखार को भी बुखार चढ़ जाए तो टेम्पररी डिसेबिलिटी बोल दो, तो सारी दुनिया ही डिसेबल्ड हो जाएगी भाई। तो ये डाइल्यूट होता है ना डिसेबिलिटी। हम यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट इम्पेयरमेंट बेस्ड डिसेबिलिटी। ठीक है, सीधी सी बात है। तो अब आप एक प्रश्न पूछ सकते हो दानिश यहाँ कि फिर सर मेंटल इलनेस को क्यों डिसेबिलिटी माना जाता है। मेंटल इलनेस का सवाल यह है कि मेंटल इलनेस हैज अ साइकोसोशियल एंगल टू इट, और ये बहुत ज्यादा इस पे इंटरनेशनल लेवल पे भी चर्चा हुई है। इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको डिसेबिलिटी के रूप में माना है। तो मेंटल इलनेस ठीक है, अब मानना है तो कोई है, चलो ठीक है, लेकिन फिर आप अगर किडनी फेलियर को, ब्लड कैंसर को, अगर आप डायबिटीज टाइप 1 को, इन सबको डिसेबिलिटी करेंगे तो डिसेबिलिटी बीमारी का पर्याय बन गया। तो इसका मतलब अगर आप दृष्टिबाधित हैं, मैं दृष्टिबाधित हूं, हम भी बीमार हो गए, मतलब हम हमेशा बीमारी। मैं तो जन्म से दृष्टिबाधित हूं, तो इसका मतलब मैं जन्म से बीमारी पैदा हुआ हूं और बीमारी मरूंगा। जी, दिस इज रिडिक्युलस। हालांकि कमिटी के इरादों पे मेरा वो नहीं है। ठीक है जी, एग्जैक्टली सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो अभिभावकत्व, गार्जियनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, उसमें समिति की साइलेंस है। अब वो बहुत न्यूएंस्ड विषय है, इसमें सूक्ष्म कई चीजें हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हालांकि इसका देखिए सीधा मैं तो सीधी बात जानता हूं कि इसका सीधा संबंध उन लोगों से है जिनको सीवियर मेंटल इलनेस या सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो अब इसमें लिमिटेड गार्जियन, सीमित अभिभावकत्व की भी बात है, इसमें प्लेनरी गार्जियनशिप की भी, मतलब पूरी कंप्लीट गार्जियनशिप की भी बात कही गई है। तो इसमें समिति ने क्या किया है कि समिति ने ये
हालांकि इसमें एक बात समिति ने कही है कि जो दृष्टिबाधित है या मूक बधिर हैं, ठीक है, उन लोगों की लीगल कैपेसिटी में तो कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए, विशेष रूप से स्पेशली ऐसा कहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि समिति ने जो असली जो कंटेंशियस इशू है उसके बारे में समिति ने कहा है कि भाई ये गार्जियनशिप का बाकी जो मसला है ये आपको ये जो सरकार को सलाह दी है कि जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों से सलाह करके इसमें एक आम राय बना लो। मेरा कहने का मतलब है कि ये समिति से मुझे अपेक्षा नहीं थी। आपको अगर आम राय बना लो, ये तो कोई भी कह सकता है, तो दानिश भी कह सकता है, मैं भी कह सकता हूँ। घर का कोई एल्डरली आदमी है, घर में कहीं पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो कह सकते हैं यार मिल बैठ के सलट लो, ये तो कोई बात नहीं। आपको हमने दिया है, आपका सुझाव क्या है ये तो बताओ। आपने तो अपना पल्ला झाड़ दिया, आपने तो कह दिया कि ये तुम लोग मिल बैठ के सलट लो, तो आपको किस लिए बिठाया था, है ना? ये एक इसमें मैं थोड़ा सा इसमें this is about guardianship, and I believe that this issue for all practical purposes actually concerns persons with severe intellectual disabilities and persons with severe mental illness more, and therefore actually but what the committee has actually done is that instead of going into the nuances of the implications of this provision, the committee has simply advised the government to resolve this issue in consultation with all stakeholders. I feel that this is not right. In a sense, this is probably a kind of an abdication of responsibility to some extent, perhaps, because when you say this, you are there to give your opinion, what the committee feels about it. That's what I was actually expecting of the committee. ठीक है? Exactly. जी. अब देखो, अब जो एक मैं आपको बात बताता हूँ, उसमें थोड़ा सा आपको समय लगे, ठीक है? जी. जो राष्ट्रीय आयोग विकलांग व्यक्तियों के बारे में और राज्य स्तर पे राज्य का आयोग, तो जो राष्ट्रीय आयोग के बारे में हम सच है वही राज्य स्तर पर राज्य आयोग के बारे में सच है। तो मैं आपको 2-4 बातें कहना चाहता हूँ। एग्जैक्टली। आपने महिला आयोग की बात सुनी है? एग्जैक्टली। महिला आयोग में कभी आज तक एक भी उदाहरण है कि कोई पुरुष सभापति बना, अध्यक्ष बना हो? नहीं जी। हैव यू एवर heard of any man ever becoming the chairman of a women's commission? Nahi? No. Have you ever heard of any person belonging to the so-called majority community becoming the chairperson of the minorities commission? No. Have you ever heard of any so-called high caste Hindu becoming the chairperson of the Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribe? No. If not, then why is it that the committee ignores this thing and does not specifically say that the chairperson of the National Commission and the State Commission for Persons with Disabilities has necessarily to be a competent person with disability? मेरा कहने का मतलब, अब सरकार को इन्होंने पूछा था समिति कि चेयरमैन डिसेबल्ड क्यों नहीं होना चाहिए, तो सरकार ने कहा कि बहुत से गैर विकलांग व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने विकलांगता के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए ये एक नकारात्मक दृष्टिकोण होगा अगर हम चेयरमैन केवल विकलांग को ही बनाए विकलांगता के कमीशन का। तो अब मेरा कहने का मतलब है कि बहुत से पुरुष ऐसे हैं, देयर आर मेनी मेन जिन्होंने हु हैव डन पाथ ब्रेकिंग वर्क ऑन वुमेन्स राइट्स इश्यूज, महिलाओं के अधिकारों से संबंधित मसलों पर कई पुरुषों ने बहुत अच्छा काम किया है, तो पुरुष को क्यों नहीं उसका चेयरमैन बनना महिला आयोग का? बहुत से ब्राह्मण ऐसे हैं जिन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो क्यों नहीं किसी ब्राह्मण को भी वहां का उसका चेयरमैन बनाते SC/ST कमीशन का? बहुत से बहुसंख्यक समुदाय के लोग ऐसे हैं जिन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो क्यों नहीं बहुसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को अल्पसंख्यक समुदाय का अध्यक्ष के आयोग का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते? ये जो सारी चीजें हैं, केवल आप सारे जो
आपके जो ये इस तरह के जो मापदंड है खाली विकलांगता के लिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए क्यों? सो ऑल आई एम सेइंग इज दैट देयर शुड बी एन यूनिफॉर्मिटी ऑफ नॉर्म्स। आप एक रूपता लाइए ना, आपके दोहरे मापदंड क्यों हैं? आप समझ रहे हो मेरी बात? एग्जैक्टली, exactly. तो ये है। अच्छा, एक चीज लेकिन थैंकफुली कमीशन ने, गवर्नमेंट ने, ये समिति ने रेकमेंड किया है कि जो 3 सदस्यीय आयोग होगा उसमें 2 विकलांग व्यक्ति होना चाहिए, एक पुरुष और एक महिला। अभी जो विधेयक है उसमें तो एक ही विकलांग का लिखा है, इन्होंने लिखा है कि 2, तो कम से कम मेजोरिटी तो विकलांगों की होगी। लेकिन अच्छा, सरकार ने ये भी कहा है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई बार नहीं है कि वो बार नहीं है, वो तो मैं भी समझता हूं। लेकिन सवाल है कि जब आप दूसरे कमीशन में उसी ग्रुप के व्यक्ति को चेयरपर्सन बनाते हैं तो इसमें क्यों नहीं बनाते हैं? आप यूनिफॉर्मिटी ऑफ नॉर्म्स क्यों नहीं अडॉप्ट करते? क्या कारण है? असल में फैक्ट ये है ना, मुझे ये डर है कि इसमें क्या होगा कि जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होंगे और पॉलिटिकली किसी को ऑब्लाइज करने के लिए किसी को दे सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है इसमें। तो दूसरी बात है, देखिए कमीशन के बारे में और कई बातें भी हैं। तो ये तो हुई कमीशन के चेयरमैन कंपोजिशन के बारे में। ये तो जो बात अभी मैंने की वो किसके बारे में की? कमीशन के जो गठन है कमीशन का, उसके बारे में, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि कमीशन की जो फंडिंग है, ठीक है, अब कमीशन की फंडिंग कहां से होगी? डिपार्टमेंट जो विकलांगता से संबंधित विभाग है वो करेगा, ठीक है। काफी शिकायतें ऐसी होती हैं तो जो विकलांगता के विभाग से के खिलाफ होती हैं लोगों की। अब इसमें क्या होगा कि अगर कमीशन की फंडिंग, कमीशन के कार्यालय की फंडिंग और कमीशन अगर डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी, एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है, तो फिर उस विभाग के खिलाफ मतलब कैसे वो जो कमीशन है वो अपनी बात कहेगा? क्योंकि उसको तो डर होगा कि मेरे बजट से पैसा काट देंगे, अगर मैंने इनके खिलाफ कुछ कहा तो मेरे से पैसे काट देंगे। तो इसलिए इसकी फंडिंग, इसमें ऐसी कोई एक रिकमेंडेशन होनी चाहिए कि इस कमीशन की फंडिंग होम मिनिस्टर या तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस करे, या तो ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हो, या ये होम मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हो, जैसा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है। एग्जैक्टली वो चीज इसमें मेरे ख्याल में होनी चाहिए। जो एक और बात है वो है मैंडेट से संबंधित। आप देखिए, सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जी। इसकी जो शक्तियां हैं, इसकी पावर्स की बात करते हैं, ठीक है। अब आप इस बिल की, मौजूदा बिल की 83 सेक्शन 83 को देखिए, उसमें लिखा है कि आयोग की सिफारिश, आयोग जिसको सिफारिश करेगा, जिस विभाग को, सरकारी विभाग को, जिसके मान लीजिए, तो उस विभाग को सिफारिश करने के 3 महीने के अंदर उस सिफारिश के ऊपर उस विभाग ने क्या कार्रवाई की ये आयोग को बताना होगा। और अगर वो विभाग उस आयोग की सिफारिश को नहीं मान सकता है तो वो नहीं मान सकने के कारण आयोग को बताएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका 2-3 मतलब है। पहला मतलब है तो कि आयोग आदेश नहीं दे सकता, खाली सिफारिश ही कर सकता है, ठीक है। दूसरा मतलब क्या हुआ? दूसरा मतलब इसका ये हुआ कि आपको ये बोल करके छूट दे दी है कि आप चाहे तो नहीं भी माने वो सिफारिश, खाली आप कारण बता दें कि आपने क्यों नहीं माना। वो तो कोई भी बता देगा। See, let me just say this. Now the powers of the commission will get reduced drastically. अगर इसमें तो I feel that the power of the chief commissioner as of now are greater because there are gray areas. कुछ अस्पष्ट एरियाज है, इसके लिए चीफ कमिश्नर के पावर्स ज्यादा हैं अभी, और अभी उससे भी ये आयोग का फंक्शन तो बढ़ाया गया, थोड़ा इलाबोरेट किया है अपेरेंटली, लेकिन इसके पावर्स कम कर देंगे। इसको कहेंगे कि तो आपको क्या है, नाउ व्हाट इट डज अंडर सेक्शन 83 इट सेज that the concerned establishment or concerned department of the government will act upon the recommendations within 3 months, and if it cannot act on the recommendations, if it cannot accept, if it is unable to accept the recommendations,
then all it has to do is to tell the commission as to why it has not been able to accept the recommendations of the commission. So now what are the implications? The first implication is that you can only make recommendation, that the commission can only make recommendation and cannot pass directions or orders. The second implication is that the person or the establishment or the authority to whom that recommendation is made is free not to comply with that recommendation. All it has to do is to let the commission know as to why it is unable to comply or to accept the recommendation. बड़ी हास्यास्पद बात है. It is just like cactus without soul. Exactly. The powers are just like, cactus without soul. So no power at all. अब और मैं आपको ऐसे ही बताऊं कि ये सारे कमीशंस की यही हालत है. इसीलिए भी ये भी एक कारण है कि कमीशंस मेरे विचार में उतने प्रभावशाली नहीं हो पा रहे. इससे तो चीफ कमिश्नर के पास अभी ज्यादा पावर है. क्योंकि एक तो इसको कई कोर्ट्स ने कुछ इसके बारे में सकारात्मक बातें भी कही है, कुछ नकारात्मक. कई कोर्ट्स के डिसीजंस में तो ऐसा भी कहा है कि चीफ कमिश्नर को बाइंडिंग आदेश पास करने का हक नहीं है. कई कोर्ट्स ने यह भी कहा है कि नहीं साहब कर सकते, मतलब इस तरह का कुछ कहा है कि नहीं, बिल्कुल चीफ कमिश्नर का ऑर्डर का बहुत वो है. इस तरह से भी वो किए हैं. लेकिन क्योंकि एक्ट में साफ रूप से ये नहीं लिखा है कि आप रिकमेंडेशन नहीं भी माने तो चलेगा, ऐसा अभी के एक्ट में नहीं है. लेकिन अब जो एक्ट आ रहा है आपका, उसमें तो आपको लिख ही दिया है कि आप नहीं चाहे तो नहीं भी माने, आप सिंपली बता देंगे क्यों नहीं माना. ठीक है. तो अच्छा, फिर देखो तो इसमें जो फंक्शनल ऑटोनॉमी है कमीशन की, क्योंकि आपका फंडिंग के बात मैंने जो बताई, होम मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में नहीं आएगा तो इसकी जो फंक्शनल ऑटोनॉमी है, जो स्वायत्तता है इसकी, वो उस पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और दैट विल गेट एडवर्सली इम्पैक्टेड. और ये जो बातें आपने समझाई है, इससे मुझे लगता है कि काफी लिसनर्स को ये पता लग जाएगा कि जो कमीशन क्यों हम बिना मतलब से कई बार कमीशन को कहते हैं कि हमारे आदमी ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन हमारे सुनते नहीं है. सो जब पावर ही बहुत कम है, जब कुछ शक्तियों का अभाव है, तो उस सूरत हाल में ऐसी सिचुएशन पैदा होती है. अभी देखो, अब एक और नेगेटिव पॉइंट बताता हूं. ठीक है जी. एक जगह इस रिपोर्ट में कहा है कि सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी एक्सप्रेशन को यूज मत करिए. समिति की सिफारिश है. क्या है कि प्लीज डोंट यूज दिस एक्सप्रेशन सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी. उसकी जगह सिर्फ यही कहिए कि पर्सन विद डिसेबिलिटी. अच्छी बात है. फिर लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर आप ब्लड कैंसर को जब डिसेबिलिटी बना रहे हो तो ब्लड कैंसर से तो आदमी सफर ही करता है, एंजॉय करता है क्या? ब्लड कैंसर, किडनी फेलियर को आदमी सफर ही करता है, एंजॉय करता है क्या? यार, दिस इज कॉमन सेंसिकल. आई एम अफ्रेड कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन. क्या बात करते हो? तो मुझे बताओ दानिश, अगर भगवान ना करे आपको अगर मुझे अगर ब्लड कैंसर हो गया तो विल आई एंजॉय दैट ब्लड कैंसर और विल आई सफर दैट ब्लड कैंसर? मुझे अगर किडनी फेलियर हो गया, विल आई एंजॉय दैट किडनी फेलियर और विल आई सफर दैट किडनी? तो एक तरफ तो ये कह रहे हो, एक तरफ कह रहे हो सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी. मत, ये विरोधाभास है कि कॉन्ट्रडिक्शन है कि? एग्जैक्टली. व्हाट द हेल यार, मेरे समझ में नहीं है. फिर जी, तो कुछ और कॉन्ट्रडिक्शंस भी होंगी जी. हाँ, और कॉन्ट्रडिक्शन है, काफी है. कितने बताऊं मैं आपको? बहुत. आप, और ये तो मैंने ई टेक्स्ट को जल्दबाजी में पढ़ के आपको बता रहा हूं. अगर इसको सूक्ष्म रूप से पढ़ूं तो इसकी तो एक तरह से आप समझे ना तो कहना नहीं चाहिए, इसकी कई चीजों की तो धज्जियां उड़ जाएंगी. मतलब सर, और मुझे यहाँ पर यह भी आपसे पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे बहुत बार रेकमेंड किया गया ये सवाल फीमेल्स के राइट्स को लेके इस आरपीडी बिल में. फीमेल्स को लेके जी, उस पे आता हूं. उस पे आपके एक मैं बात भूल जाऊंगा जी, अभी, क्योंकि उम्र हो रही है ना दानिश, तो भूल जाता हूं. नहीं बताऊंगा. अभी देखो, एक है जो लो विजन का डेफिनेशन अभी के बिल में दिया गया है, वो विवादास्पद है. उस पर समिति खामोश है. तो उस पर आपको बताओ कौन सा डेफिनेशन होगा लो विजन का, है? ये तो बताओगे, ठीक है ना? ये तो अच्छा. और एक और मजे की बात है, नागरिक और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना हमारा
अधिकार है कि नहीं विकलांग व्यक्ति? एग्जैक्टली है ना? तो मेरा ये कहना है कि इसमें जो इनकी मूल रिकमेंडेशंस वहां तो इसका उल्लेख नहीं है। जहां मिससेलेनियस बोल के आखिर में जो रिकमेंडेशंस समिति ने दी है, उसमें चौथी रिकमेंडेशन ये दी है कि पंचायत और जिला स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों में विकलांग भाग ले सकें, ये उसके लिए उनको इनकरेज करना चाहिए। क्यों राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं? जबकि विकलांग मंत्री रह चुके हैं, विकलांग सांसद रह चुके हैं। Let me just reproduce this in English also. You see, civil and political rights are very important, and unless you get the civil and political rights, you just do not get full citizenship rights. Now, while the main body of the recommendations of the report do not contain anything about it, in the miscellaneous part, which is almost towards the end of the report, point number 4 makes a recommendation that persons with disabilities should be encouraged to participate in political activities at the district and panchayat level. The point I am trying to hammer home to all and sundry is that why only restrict our political participation to the district and panchayat level? Why not at the state level? Why not at the national level? More particularly when there are examples of ministers with disabilities who have functioned with such efficiency. There have been MPs with disabilities. There have been blind MPs also. और आप फिर कहते हो कि जिला और उसमें क्यों नहीं राज्य स्तर में, क्यों नहीं राष्ट्रीय स्तर में? ये है। अब आप महिलाओं के अधिकार से संबंधित क्या पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल। और मैं बता दूं यहाँ पे अगर एमपीज की बात हुई तो जमुना प्रसाद शास्त्री जी और सदन दास गुप्ता जी, बिल्कुल, तो ये हमारे एमपी रह चुके हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। और आपको बात बताऊं, साधन गुप्ता की एक बात बताऊं, साधन गुप्ता तो सत्ता पक्ष के एमपी भी नहीं थे। उन दिनों कांग्रेस का वर्चस्व सब जगह था और उस समय विपक्ष की तरफ से, और वो भी सीपीएम की टिकट पर बालीगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी से शायद 3 दफे साधन गुप्ता जीत कर आए थे। ये कोई मामूली बात है? और आप कहते हो जिला और पंचायत स्तर पर, व्हाट इज दिस? जी, मैं फीमेल्स राइट की बात कर रहा था कि फीमेल्स, कई जगह मैंने सुना है कि ये एंटी फीमेल लॉ है। एक तरफ तो एक इसमें दिया गया है कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट, कुछ इस तरह का एक फ्रेज है जिसके ऊपर फोकस किया, लेकिन वायलेंस अगेंस्ट, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है मैरिज के बाद, और जहाँ मैरिटल रेप की कोई नहीं, इसमें कमेटी की कुछ अच्छी सिफारिशें हैं। कमेटी ने ये कहा कि इसमें एक अलग अध्याय बच्चों और महिलाओं के, विकलांग बच्चों और महिलाओं के ऊपर होना चाहिए, एक अलग चैप्टर होना चाहिए। और वैसे जो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर चीजें हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे थोड़ी थोड़ी कानून की जानकारी है कि ये हर महिला के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल है। उसमें डिसेबल्ड में जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो भी वुमेन विद डिसेबिलिटीज को भी कवर करता है। ठीक है, तो ये दानिश कुछ चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। जी, तो सर ये बातें आपने हमें बताई, इसके अलावा कुछ पॉइंट जिसपे ये समिति चुप रही, या कुछ और मेन पॉइंट्स थे जिन पे फोकस किया जाना चाहिए था? अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात छूट गई। 2 मसलों पर तो चुप रही। एक तो गार्जियनशिप के मसले पर, जो मैंने ऊपर आगे पहले उल्लेख किया है थोड़ी देर पहले। एक एम्प्लॉयमेंट के मसले पर सुनिए आप, रोजगार, जो बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, और वो ऑल इंडिया डिसेबिलिटी अलायंस की तरफ से या पता नहीं उनके लिए किसी ने कोई मेल दिया है। मैं कहता हूं कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इन्होंने, समिति ने कोई सिफारिश नहीं की। उन्होंने सिर्फ, ना तो इसमें जैसे रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात, या जो मैंने जहां तक मुझे याद है आइडा की डिमांड्स देखी थी, हो सकता है उसकी ब्रेल कॉपी भी मेरे पास हो, ठीक है, तो उसमें भी कुछ ऐसी इस तरह की बात तो नहीं थी। लेकिन अब देखिए, मैं उसमें काफी अच्छे सुझाव थे, लेकिन उन सुझाव को कहाँ माना, नहीं माना। सरकार ने सिर्फ ये, समिति ने सिर्फ ये कहा है कि जो मेंटल ऑटिज्म और जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, इस तरह के लोगों को रिजर्वेशन देने आदि के मामलों में सरकार और के 2 विभागों के बीच में मतभेद है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इनके बीच मतभेद है। तो
हमारी सलाह है कि आप मिल बैठ करके इन मतभेदों को सुलझा लें, यही तो बात कही है उन्होंने। तो अब मेरी अब कोई अगर ये कहे कि नहीं साहब ये तो हमारे विरुद्ध तो नहीं है, विरुद्ध तो नहीं है लेकिन हमारे पक्ष में भी तो नहीं है ये सिफारिश। ये तो वो बात हुई, तो वो बात हुई जो कि कोई भी एक अनपढ़ आदमी भी कह सकता है। अगर दो लोग लड़ रहे हो तो कहेगा अरे बेटा यार, कोई एल्डरली आदमियों का बेटा ये प्यार से सुलझा लो। ये आपका विचार क्या है? और ये जो क्रूशियल मैटर्स हैं जैसे गार्जियनशिप का जो है, जो मैंने जिक्र किया, विशेष जो मतलब मेंटली जो इंटेलेक्चुअल सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या सीवियर मेंटल इलनेस के लोगों के लिए, और ये जो गार्जियनशिप का मसला है, इस पे जो क्रूशियल मसला है, जो नुएंस्ड है, इस पे आपने कुछ नहीं कहा। एम्प्लॉयमेंट के मसले पर, रोजगार का जो बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है, इस पे आपने कुछ नहीं कहा। तो फिर क्या बात है, वो उस पर कुछ ना कुछ तो आपको बताना चाहिए। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि इसमें समिति का उतना दोष है। समिति को जो, इसीलिए मैंने कहा ना कि उचित मार्गदर्शन शायद कहीं ना कहीं समिति को मिलने की और गुंजाइश थी। जी सर, थोड़े से और कुछ सवाल हैं कि एक लॉयर मेरी डिस्कशन में आए थे, उन्होंने कहा था कि राइट, ये जो बिल है आरपीडी, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी जरूर होना चाहिए, इससे काफी क्लाइंट सफर कर रहे हैं। इसमें है, नहीं इसमें है भाई, इसमें तो है, इसमें जी, तो राइट टू प्रॉपर्टी मान लिया गया है। और सर और इस रिपोर्ट जो आई है तो उसमें एक बात आई है कि जो ज्यादातर व्यूज 75% है वो सिर्फ दिल्ली के लोगों के हैं और नॉर्थ ईस्ट रीजन इससे छूट गया है, महाराष्ट्र, राजस्थान और भी कई स्टेट्स हैं। तो ये कहीं ना कहीं कोई फर्क डालता है बिल में, या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? इस पे आपका क्या व्यू पॉइंट है? देखो, इस पे मेरा मत ये है कि पहले तो मुझे इस बात का पता नहीं है कि अब समिति ने तो सभी को कहा है, समिति ने तो रोका नहीं है महाराष्ट्र के लोगों को या राजस्थान के लोगों को कि आप मत आइए और मत करिए। अब अगर मुझे कहा जाए और मैं ना करूं तो उसका दोष तो हम समिति को नहीं दे सकते। दूसरी बात यह है कि एक बात मैं मानता हूं कि मेरे ख्याल में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बाद में अगर सबसे ज्यादा जिन कानूनों विधेयकों पर चर्चा इस देश में हुई होगी उनमें से आरपीटी बिल भी एक है। क्योंकि जब ये सुधा कौल समिति बनी थी उस समिति ने भी काफी व्यापक कंसल्टेशन किया। लेट अस बी फेयर टू ऑल। देखो दानिश, मैंने बहुत ही निरपेक्ष और निष्पक्ष भाव से अपनी बातें रखने का प्रयत्न किया है, बिना किसी फियर और फेवर के और बिना किसी किसी भी उसके कोई मेरे लिए विकलांग व्यक्तियों का हित और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का मसला इस मामले में सर्वोपरि है। और उसी परिप्रेक्ष्य में मुझे जो ठीक लगा वो बहुत ही निष्पक्ष और निरपेक्ष भाव से कहा है। सर, इसमें एक बात और बताएं कि जो कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है डिसेबल के खिलाफ तो पेनल्टी पर भी एक चर्चा चली थी, इसमें क्या पेनल्टी के प्रावधान है कुछ इसमें? वो उस चर्चा में अभी इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि वो एक ऐसा विषय है कि उस पे अलग अब इसमें दिए हुए हैं कुछ चीजों के लिए कि इस कानून के अलग अलग जो हिस्से हैं उनके उल्लंघन के लिए कुछ पेनल्टीज इसमें प्रेस्क्राइब की हुई हैं, इसमें चैप्टर है। और एक्सेसिबिलिटी को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? जो एक्सेसिबिलिटी के बारे में भी इसमें काफी प्रावधान है। अब देखिए, सुधार तो हर चीज में हो सकता है, बट लेट द गुड नॉट बी द एनिमी ऑफ द परफेक्ट। लेकिन ये जो कुछ चीजें हमने कही हैं, विशेष करके जो नेगेटिव पॉइंट्स हमने बताए हैं, इनका निराकरण बहुत जरूरी है। और जो नेगेटिव पॉइंट्स और जो साइलेंसेस एंड कंट्राडिक्शंस हैं उनका और बाकी के नेगेटिव पॉइंट्स का उनका निराकरण तत्काल होना बहुत आवश्यक है। तो फिर आप ये हमें बता दीजिए कि जो हमने नेगेटिव पॉइंट आपने उठाए हैं, बात की है, तो इस पर समिति को अवेयर करना या गवर्नमेंट तक बात पहुंचाना, तो ये किसका उत्तरदायित्व है? और क्या इन बातों को हम, ये जो विरोधाभास है, जो कॉन्ट्रडिक्शंस है, तो उससे हम कैसे बाहर निकलेंगे? नहीं, अब देखिए, अब तो देखिए सरकार को कुछ भी आप लिखने में तो कोई बाधा है नहीं, लेकिन अब वो स्टेज जो है ना वो निकल गया। अब तो एक ही काम है कि मीडिया कैंपेन करें, आप अपने एमपीज को लिखें, आप सरकार के लोगों से मिलके उनको लिखें भी और मौखिक रूप से भी उनको बताएं कि ये बातें हैं। और अब ये भी देखना है कि ये जो सिफारिशें की हैं समिति ने,
उन सिफारिशों में से कौन सी सिफारिश को सरकार अपने अमेंडमेंट्स में शामिल करके संसद में फिर से पेश करती है, या कौन सी चीजों को संसद कौन सी सिफारिशों को, संसदीय समिति की रिपोर्ट भी तो संसद में रखी जा चुकी है, तो उनमें से कौन सी चीजों को संसद मानती है। संसद भी ये तो अब ये संसद की प्रॉपर्टी है ना, तो संसद कौन सी सिफारिशों को मानती है, कौन सी को नहीं मानती है। लेकिन इसके लिए अब जरूरी ये है कि सभी सांसदों के साथ बहुत जबरदस्त इसके बारे में लॉबिंग किया जाए। उसके लिए लोगों को काफी तत्परता से काम लेना पड़ेगा, उसके लिए शायद कुछ संसाधन भी चाहिए होंगे। तो अब ये जो विकलांगता डिसेबिलिटी सेक्टर के हमारे साथी कितना इसमें कर सकते हैं और कितना सफल होते हैं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन कर्म करना हमारा धर्म है, इसलिए हमें तो जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। जी सर, लास्ट सवाल फिर आपसे इजाजत लेंगे। सर ये है कि जैसे मैं आपको वाकई दिल से बधाई देता हूं, रेडियो उड़ान की पूरी टीम, कि हर आदमी क्रेडिट चाहता है और हर आदमी मैं पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगा, हर कोई क्रेडिट चाहता है और क्रेडिट लेना भी चाहिए अगर काम हुआ है। लेकिन जैसे आपने ये नेगेटिव बातें बताई हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी किसी और ने ये लोगों को अवेयर करने का जिम्मा नहीं उठाया, बजाय इसके ऑपोजिट अगर देखें तो क्रेडिट शुरू, अभी बिल पास भी नहीं हुआ तो शुरू हो गया कि हमने करवाया, हमारी सजेशंस मान ली है। तो उन नेगेटिव बातों को अवेयर नहीं किया अपने ही कम्युनिटी के लोगों को, तो कहीं ना कहीं ये कितनी बड़ी हर्डल है हमारी सोसाइटी की प्रोग्रेस में। देखिए ये अब एक इसमें ऐसा है दानिश, आप बड़े बड़े दिलचस्प प्रश्न उठाते हो और वो प्रासंगिक भी है। देखिए अब हमारा जो विकलांग व्यक्तियों का समाज है वो बृहत्तर समाज से अलग तो नहीं है ना। तो अब क्या होता है कि समाज के अलग अलग इरादों में अलग अलग तरह की पॉलिटिक्स और पॉलिटिकिंग होती है। अब वो आपके कई जगह थोड़ी स्टैंडर्ड की पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स होती है, मैं थोड़ा सा लाइटर वेन में बोल रहा हूँ, और कहीं कहीं थोड़ी सेकंड रेट थर्ड रेट की पॉलिटिक्स हो रही है। ये दुख का विषय है कि विकलांगता के क्षेत्र का जो क्षेत्र है वो भी इससे अपवाद नहीं है। और इसमें अभी देखिए ना, ये होड़ शुरू हो चुकी है कि साहब ये हमने किया और हमारे करने के कारण सारा सब कुछ हमने, हमारे सारे सुझाव। अब जनता को तो इतने, हमारे सभी विकलांग भाई बहनों को तो इतने कानून के न्यूएंसेस पता नहीं है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मतलब जाने अनजाने गुमराह करती है ना लोगों को, तो ये नहीं होना चाहिए। जी पिंचा सर, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया और बहुत बारीकी से एनालिसिस किया इस पूरे बिल में, क्या अच्छा है वो भी बताया, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी बताए, कहाँ संसदीय समिति ने चुप्पी साधी और कहाँ कॉन्ट्रडिक्शंस है। एक एक पॉइंट को आपने बारीकी से उठाया और लिसनर्स को समझाया, उसके लिए हम आपका बेहद धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं इन फ्यूचर भी आप अपना कोऑपरेशन हमारे साथ रखेंगे और इसी तरह अपनी सोसाइटी को अपडेट करते रहेंगे, एजुकेट करते रहेंगे लॉस के बारे में, उनके हित के बारे में। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग मी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं श्रोताओं को अपना नमस्कार देता हूं और मैं रेडियो उड़ान को बधाई देता हूं कि, और दानिश आपको भी, कि आपने इतने अच्छे सवाल पूछे और मुझे खुशी है कि मैं अपनी बात रख सका। आपने मुझे ये एक मंच दिया, एक अवसर दिया मेरे विकलांग भाई बहनों तक अपनी बात पहुंचाने का। बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी उम्मीद रखता हूं कि समय समय पर आपसे मुखातिब होता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।